नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और जो आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से भुगतान करें। बहरहाल, अब शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। और सुनिए सच में आज की खास खबरों पर एक नज़र। सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया, नए दिशा निर्देश जारी। मोदी ने लिखी देश के नाम चिट्ठी, कांग्रेस बोली बेरहम सरकार। 18 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 80 मजदूरों की जानें गईं। 11 साल में सबसे निचले स्तर पर अर्थव्यवस्था, विपक्ष हुआ हमलावर। अखिलेश बोले अकेले लड़ेंगे चुनाव, प्रियंका पर किया हमला। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब उन खबरों का विश्लेषण करते हैं विस्तार के साथ। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ये 30 जून तक जारी रहेगा। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। गृह मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, हालांकि इसका समय बदल दिया गया है। पहले ये रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था, लेकिन इस बार इसे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रखा गया है। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने इन्हें शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी है। तो ये बहुत साफ है कि अब सरकार सावधानी बरत रही है, लेकिन साथ में वो अर्थव्यवस्था को खोलते जा रही है लगातार। बहुत सारी गतिविधियां जहां पर कंटेनमेंट जोन, जहां पर ज़्यादा कोरोना वायरस का प्रकोप है, उनको छोड़कर बाकी जगह सारी गतिविधियां लगभग शुरू होने जा रही हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का मामला भी अब शिथिल पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में लोगों का आना जाना खोल दिया गया है, इसका मतलब है कि ये मिलना जुलना अब बढ़ जाएगा। हाँ, स्कूल कॉलेज का फैसला जुलाई में करेंगी सरकारें, तो उस मामले में अभी थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर अब गतिविधियां शुरू हो रही हैं। जाहिर है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है। उसे लग रहा है कि अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गड्ढे में चली जा रही है, और अगर अब गतिविधियां नहीं शुरू हुई तो बहुत सारी चिंताएं बढ़ जाएंगी, नई पैदा हो जाएंगी। क्योंकि केवल उत्पादन ही एक समस्या नहीं है, लोगों को रोज़गार देना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये तमाम तरह की चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और उनको गति देना आवश्यक है। लेकिन ये जो दूसरी समस्या है, जो दुविधा जिसमें फंस रही थी सरकार और सारे लोगों को, है कि कोरोना की जो बढ़ने की रफ्तार है वो एकदम से तेज़ हो गई है। 9,000 के लगभग मामले सामने आने लगे हैं हर दिन, और ये भी देखा जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो फिर उसको कंटेन करना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है भारत कोरोना के संक्रमण की रफ्तार के मामले में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में ये और बढ़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो रही है। देश भर से मज़दूर अपने अपने गांव घर पहुंच रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके फैलने की आशंका है। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण की बड़ी आशंकाएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का संकट है। अब इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाना है, ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को आपस में मिलकर तय करना चाहिए। अभी जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है, उससे ये लगता है कि उसने राज्य सरकारों से राय मशवरा नहीं किया है। ये एक तरफा से तौर पर की गई घोषणाएं हैं, एक तरफा तौर पर किया गया आकलन है। दिल्ली में बैठे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने हिसाब से चीज़ें तय कर ली हैं, लेकिन राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया गया है और ना ही विपक्षी दलों से कोई राय मशवरा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है जो आगे चलकर हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर सकती है। लेकिन ये तो लगभग तय था कि एकदम से खोलना इसको बड़ा मुश्किल काम होगा। फिर हमने ये देखा है कि जो लॉकडाउन हमने किया भी है सरकार ने, वो उस पैमाने पर कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि
रफ्तार तो अपने हिसाब से वो बढ़ती ही जा रही है। शुरू में ये लग रहा था कि लॉकडाउन ठीक है, लेकिन लॉकडाउन कब तक होगा, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा था। और बहुत सारे देशों ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं किया था, जो कि हमारी सरकार की एक कहना चाहिए दूरदृष्टि की कमी थी। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन करना एक अलग बात थी, लेकिन जो हॉट स्पॉट थे वहाँ पर लॉकडाउन करके वहाँ पर संक्रमण को रोकना एक दूसरी रणनीति हो सकती थी। तो वो चूक हमारी सरकार से उस मामले में हुई है। बहरहाल अब देखना है कि ये जो छूट दी गई हैं लॉकडाउन से बहुत सारे इलाकों में, उसका क्या असर कोरोना के संक्रमण पर पड़ता है और हमारी सरकार का उनको रोकने के मामले में कोई रणनीति है भी कि नहीं। अभी तक तो कोई रणनीति न दिखी है और ना ही सरकार ने उसकी घोषणा की है। तो अब आने वाले दिनों में ये चुनौती बढ़ेगी, देखते हैं कि सरकार क्या करती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ये कोरोना संकट का दौर है, लेकिन बीजेपी जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम पत्र जारी करके 6 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। इसमें उन्होंने खुद को जनता का प्रधान सेवक बताया है। प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों में उन मुद्दों का भी जिक्र किया है जिन पर उनकी जमकर आलोचना होती रही है, और कुछ लोग उन मुद्दों के आधार पर उनको विफल भी बताते रहे हैं। इनमें धारा 370 को हटाने से लेकर नागरिकता संशोधन कानून तक कई विवादास्पद मुद्दे भी शामिल हैं। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का सामना कर रहे अप्रवासी भारतीयों की दिक्कतों का हल्का सा जिक्र भर किया। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में बीते 70 सालों के गैप को भरा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट में दुनिया के विकसित देश भी असहाय हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की स्थिति संभली हुई है। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री के दावों के उलट कांग्रेस ने मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर तीखे हमले किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पिछला 1 साल देश के लिए भारी निराशा, कुप्रबंधन और असीम पीड़ा देने वाला रहा है। पार्टी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर बेबस लोग बेरहम सरकार का नारा दिया है और सरकार की विफलताओं की 16 सूत्री सूची भी जारी की है। इसके अलावा मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि मोदी सरकार की 1 साल में केवल मुस्लिम विरोधी मानसिकता ही उपलब्धि रही है। मोदी सरकार केवल विकास का ढोंग करती रही है। तो 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी 6 साल की उपलब्धियां गिना रही हैं, 1 साल की नहीं। इस 1 साल को वो दरकिनार करके 6 साल को समेट रही हैं, जबकि 1 साल पूरे होने पर उनका ये जश्न मनाया जा रहा है। तो क्या वजह है कि 6 साल की उपलब्धियां गिना रही हैं दोनों? साफ है कि ये पिछला 1 साल मोदी सरकार के कार्यकाल का सबसे बुरा साल रहा है, सबसे विवादास्पद फैसलों वाला साल रहा है, सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए हैं, सबसे ज़्यादा नाकामियां उभर कर आई हैं इस साल सरकार की। तो उनको छिपाने के लिए, दबाने के लिए सरकार ने और उनकी पार्टी ने पूरे 6 साल का लेखा जोखा सामने रख दिया है। हालांकि वो 6 साल का लेखा जोखा भी कोई ऐसा चमकदार नहीं है जो उनकी उपलब्धियों को, स्वर्णिम उपलब्धियों को दिखाता हो। हम जानते हैं कि नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर और तमाम फैसले किस तरह से विवाद भी पैदा करते रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी पहुंचाते रहे हैं। और पिछले कार्यकाल में ही 5 साल में ही अर्थव्यवस्था की हालत पस्त हो चुकी थी मोदी सरकार के अपने काम करने के ढंग की वजह से। और फिर अभी ये कोरोना संकट का तो एक बहाना है, लेकिन इसके पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी। अभी हम आगे एक और खबर लेंगे जिसमें आंकड़े बताएंगे कि किस तरह से कोरोना संकट के पहले ही अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी और कोरोना संकट के बाद किस तरह से तबाही का ये सफ़र आगे बढ़ रहा है, ये देखने वाली बात है। निश्चित रूप से पिछले 1 साल में, जो रामचंद्र गुहा ने भी कहा, कि एक मुस्लिम विरोधी मानसिकता इस सरकार की प्रकट हुई है खुल्लम खुल्ला। पहले भी थी, पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी, लेकिन जैसे धारा 370 है, CAA है, या
आप देखें दिल्ली दंगे देखें, दिल्ली के चुनाव देखें, या फिर और भी 3 तलाक का मुद्दा देखें, तो ये पूरा ये एजेंडा ऐसा लगा कि विकास के एजेंडे से हटकर अब पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर सरकार आ गई है और उसी को आगे बढ़ा रही है। तो ये बहुत चमकदार उपलब्धियों वाला साल नहीं रहा है। और कांग्रेस ने जो हमला किया है बेरहम सरकार, वो दरअसल ये कोरोना संकट के दौरान सरकार ने जिस तरह से संवेदनहीनता दिखाई है मजदूरों के प्रति, उसकी वजह से शायद ये नारा उस पर फिट भी बैठता है। हम और भी अभी खबरें लेंगे जो बताएंगे कि किस तरह से सरकार के कदमों की वजह से देश भर में भुखमरी और जाने का सिलसिला चल रहा है। अगली खबर लेने से पहले मैं आपसे निवेदन फिर करना चाहूँगा कि कृपया इस डिस्क्रिप्शन के साथ जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। और अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर लेते हैं। बहुत ही दुखदाई, हृदय विदारक खबर है ये। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के आंकड़ों के अनुसार 9 मई से 27 मई के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में लगभग 80 लोगों की मौत हुई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में आए दिन लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। बुधवार को इन ट्रेनों में पिछले कुछ दिनों के भीतर 9 लोगों की मौत की सूचना आई थी। हालांकि रेल मंत्रालय का कहना है कि मृतकों में अधिकांश किसी पुरानी बीमारी के मरीज थे। इनमें से कई लोग इलाज के लिए शहरों में थे और स्पेशल ट्रेन शुरू होने के बाद ही वापस लौट सकते थे। मंत्रालय ने उन खबरों के बाद ये बयान जारी किया जिनमें दावा किया गया कि यात्रियों की मौत थकावट, गर्मी और भूख की वजह से हुई थी। ये पहली बार है जब आरपीएफ के एक अधिकारी ने इन संख्याओं की पुष्टि की है और कहा है कि शुरुआती सूची बनाई गई है। हालांकि राज्यों के साथ समन्वय के बाद जल्द ही एक अंतिम सूची जारी की जाएगी। तो पहली बार आरपीएफ के जरिए ये आंकड़े आए हैं जिनमें 80 मौतों की पुष्टि की गई है और ये केवल 18 दिन के आंकड़े हैं। उनके बाकी के आंकड़े जब आएंगे तो ये संख्या काफ़ी बढ़ चुकी होगी। एक तरफ केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय लगातार इससे इनकार कर रहा था कि रेलों में मृत्यु हो रही है, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, भूख प्यास से लोग दम तोड़ रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे थे। 8-9 मौतों की बात की भी गई और उनके बारे में भी ये कहा गया कि ये लोग किसी दूसरे बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए इनकी मौतें हुई हैं। लेकिन अब साफ हो रहा है कि ट्रेनें बहुत लंबे लंबे समय ले रही हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, भटक भी रही हैं। 40 से ज़्यादा ट्रेनें भटक चुकी हैं और 10 से लेकर करीब 70-80 घंटे तक ट्रेन लेट हो रही हैं। उस दौरान पैसेंजर्स को, यात्रियों को ना खाना ठीक से दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है। और चूंकि सारे स्टेशन बंद हैं, ये ट्रेनें सही जगह पर रुकती भी नहीं हैं कि लोग खरीद कर कुछ खा सकें। एक समस्या ये भी है कि 2 महीने में सारे मजदूरों के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, वो खर्च करके खरीद कर भी कुछ खाने पीने की स्थिति में नहीं रह गए। तो इस वजह से ये मौतें लगातार हो रही हैं और साफ तौर पर ये मौतें बताती हैं कि सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हो रही है। मजदूरों को मदद करने के नाम पर उसने ट्रेन तो चला दी, बहुत देर से चलाई, 2 महीने बाद चलाई, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा मजदूरों को विशेष नहीं हो रहा है। इस तरह की मौतों की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें किस तरह से महिलाओं पुरुषों की मौत हो रही है, आत्महत्याएं भी हो रही हैं। तो ये स्थिति है कि रेलवे को अब सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो मज़दूरों को हैंडल कर रही है वो कितना संवेदनहीन है। वो इसमें उसकी संवेदनशीलता जाहिर नहीं होती है। उसे कुछ अलग हटकर कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ इस मौके पर ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ नए और इनोवेटिव तरीके की ज़रूरत है और वो रेल मंत्रालय को दिखाना पड़ेगा, जिसकी कमी अभी बहुत साफ दिख रही है। एक तो कोऑर्डिनेशन स्टेट्स के साथ, राज्यों के साथ उसका बिल्कुल नहीं है, उनसे टकराव की स्थिति बार बार बन रही है, जिसकी वजह से भी मजदूर परेशान हो रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर केंद्र सरकार का एक और नाकामी इस पूरी मौतों से झलकती है। अगली खबर लेते हैं। देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बीते वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में जनवरी से मार्च में घटकर 3.1% पर आ गई। इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.7% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आंकड़ों के अनुसार बीते पूरे वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है।
जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में ये 6.1% रही थी। ये 2008-9 के बाद जीडीपी की वृद्धि दर का सबसे कमज़ोर आंकड़ा है। अभी प्रधानमंत्री साहब अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, बीजेपी अपनी सरकार का गुणगान कर रही थी, और ये आंकड़े कुछ दूसरी चीज़ बता रहे हैं। 11 सालों में सबसे कमज़ोर आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के आने के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था का संकट बहुत बढ़ गया है। यह संकट मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू हुआ और दूसरे कार्यकाल तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण नोटबंदी, जीएसटी और इस वजह से गरीबी, बेरोजगारी भी बढ़ी। राउत ने कहा कि आज हर देश का चौथा आदमी बेरोजगार है। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि गरीबों के खातों में पैसे डाला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में भारत का हाल बेहाल हो चुका है और इसके दृश्य हम हर दिन देख रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी थोड़ा पहले भी कहा था कि ये आंकड़े कोरोना संकट के आने के पहले हैं, यानी मार्च तक ये के आंकड़े हैं, जिसमें 3.1% जीडीपी की विकास दर हो गई है। ये निम्नतम है 11 साल में, ठीक है। और ये भी देखने की बात है कि अब ये कोरोना संकट का रोना रोकर ये बोलेंगे इसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब हुई है, तो वो कारण नहीं है। ये कारण है सरकार की जो नीतियाँ रही हैं वो बहुत ही नकारात्मक रही हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली नहीं रही हैं। नोटबंदी से लेकर और पिछले बजट तक उसमें जितने भी तरह के उपाय किए, उनमें अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नज़र नहीं आई। लोगों की कंज्यूमर पावर बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। तो ये लगातार दिख रहा है कि सरकार फेल हो रही है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि ये 3.1% की जो विकास दर आई है ये भी फर्जी है, ये सरकारी आंकड़े हैं। और एक जो नया फार्मूला इस सरकार ने आने के बाद बनाया था जीडीपी के मेजरमेंट का, जो कि जिसमें ज़्यादा रफ्तार निकल कर आती है, और ये केंद्र सरकार के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं उन्होंने ही इसका खुलासा किया था, वो उसके हिसाब से तो अगर इसमें से 1.5-2% और कम कर लें तो आप समझ लीजिए कि हम करीब 20-25 साल में सबसे कमज़ोर आर्थिक विकास दर वाले देश बन गए थे। तो ये सच्चाई यही है और ये बहुत बड़ा फेलियर है। आर्थिक मोर्चे पर अगर कोई सरकार विफल है तो माना जाना चाहिए कि वो हर मोर्चे पर विफल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी सरकार की होती है कि देश की आर्थिक सेहत अच्छी रहे, वो ठीक ढंग से प्रगति करे और उस आर्थिक प्रगति से लोग खुशहाल हों, लोगों के हाथों में पैसा जाए, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है तो जाहिर है कि जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, लोग खुशहाल नहीं हैं। और जब खुशहाल नहीं हैं तो आप ये जो तरक्की के अपने जाप दे रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो साफ है कि वो झूठा है जो प्रधानमंत्री अपने पत्र में बखान रहे हैं, बीजेपी जो अपने सरकार के बारे में दावे कर रही हैं, सफ़ेद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। मायावती के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमले करने लगे हैं। एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, मगर छोटी पार्टियों को साथ में ज़रूर लिया जाएगा। सोनिया गांधी की विपक्षी मीटिंग में शामिल न होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में अकेले काम कर रही है, हम कांग्रेस या बीजेपी से दूरियां बनाकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी तो उनको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। अखिलेश ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने राजस्थान और पंजाब के छात्रों के लिए बसें क्यों नहीं भेजी। तो पहले बहन मायावती ने अपनी राजनीति साफ कर दी थी, अब अखिलेश यादव ने साफ कर दी है। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो भावी राजनीति है अब फिर से चतुष्कोणीय हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और बहुजन समाज पार्टी है। तो ये चौखाना जो बन रहा है, जाहिर है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वोट बीजेपी विरोधी वोट बंटने जा रहे हैं, वो किसी एक के पक्ष में नहीं जाएंगे। अब ये अखिलेश यादव और मायावती ने इस तरह की रणनीति क्यों अख्तियार की है? अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए,
कांग्रेस के पास वोट छिटक कर ना जाएं, ये रोकने के लिए। और हो सकता है चुनाव आते आते तक उनकी रणनीति फिर बदले, फिर वो आपस में एक दूसरे से बात करने या सहयोग करने की बात करने। लेकिन आज की तारीख में ये साफ लग रहा है। और हो सकता है कि जिस तरह से मायावती पर दबाव है केंद्र सरकार का, उस तरह से अखिलेश यादव पर भी हो, क्योंकि सब जानते हैं कि सीबीआई, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किस तरह से जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको ब्लैकमेल करती है, उनको अपने अनुकूल राजनीति करने के लिए विवश करती है। और मायावती के मामले में तो साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव का उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ये भी खबर आ रही है कि शिवपाल यादव अब शायद वापस फिर से पार्टी में आ रहे हैं, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। तो अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। और ये करवट किस तरफ जाएगी, क्या ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वे उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरफ ले जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सब अपने अपने वोट बैंक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कितना संभाल पाएंगे आने वाले वक्त में, ये देखना होगा। तो मित्रों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। हम कल फिर हाजिर होंगे। कल यानी सोमवार को हाजिर होंगे, रविवार छुट्टी होती है। सोमवार को हम तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।